Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kips. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एमसीक्यूज़, मतलब 10th क्लास की साइंस बुक के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़। हमें पता है कि इस बार एमसीक्यूज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जा रही है, तो इस बार हम प्रैक्टिस भी उतनी ज़्यादा करेंगे एमसीक्यूज़ की। ऑल्सो मैंने सारे चैप्टर्स की, मतलब आपको इस चैनल पे क्लास 9th और क्लास 10 साइंस के ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, जिसपे मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। आपको बस यूट्यूब पे जाकर टाइप करना होगा, जैसे मान लो अगर आपको यही चैप्टर को सर्च करना है तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टडी विद किप्स, और आपके सामने वो वीडियो पॉपअप हो जाएगी और आपको ये पूरा चैप्टर विद इन 1 आवर समझ आ जाएगा, अगर आपको अभी तक नहीं आता तो। और अगर आपको आता है तो हम एमसीक्यूज़ कंटिन्यू करते हैं। अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो फर्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते कौन से हैं। एक्सो नाम में ना एक्स है, एक्स मतलब चला जाता है, जो चली जाती है उसे हम एक्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जब हीट चली जाएगी, एग्जिट कर जाएगी, तो हम बोलेंगे ऐसे प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट निकलेगी उसे हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। अगर हम अपने फर्स्ट ऑप्शन को देखें, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, क्विक लाइम होता है CaO, और जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फॉर्म होता है CaOH होल ट्वाइस, और इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये वही है जो चूना पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें बहुत सारी हीट निकलती है ना, तो ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। सेकेंड है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड को डाइल्यूट करना मतलब पानी मिक्स करना। पानी मिक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी उसके अंदर से, तो हमारे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सेकंड ठीक है। थर्ड फोर्थ को एक बार देख लेते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जब पानी इवेपोरेट होता है तो उसमें कोई भी हीट रिलीज नहीं होती है, बल्कि हीट तो एब्जॉर्ब होती है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, उसमें भी हीट देनी पड़ती है, तो वो दोनों कैसे रिएक्शंस हैं, एंडोथर्मिक। हमें बताना था एक्सोथर्मिक कौन से होंगे, तो ऑप्शन 1 एंड 2 ए पार्ट इसका आंसर होगा। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ टीचर गेव 2 टेस्ट ट्यूब टू द स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स हैं और उसे 2 टेस्ट ट्यूब्स दिए एक ही स्टूडेंट को। वन कंटेनिंग वाटर, एक में वाटर है, एंड द अदर कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक में पानी है और दूसरे में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। शी आस्क्ड देम टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पहचानना है कि किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या यूज़ करोगे आप आइडेंटिफिकेशन के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है NaOH, और ये ना एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है ये, बेस। और बेस का काम होता है कि जब भी रेड लिटमस उसमें डाला जाए तो वो उसको कर देते हैं ब्लू। अब देखो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, सोडियम कार्बोनेट है, डाइल्यूट HCl है। अब हमें पता है हमारे पास एक बेस है और एक पानी है। पानी होता है बिल्कुल न्यूट्रल, तो पानी तो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा लिटमस पेपर के साथ। पर अगर हम बात करें रेड लिटमस को, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो क्योंकि वो एक बेस है तो रेड लिटमस का कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, ब्लू। मतलब आपने रेड लिटमस पेपर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला, वो ब्लू हो गया। तो और पानी में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो जिसमें ब्लू हो गया वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसमें नहीं हुआ वो वाटर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, रेड लिटमस। ब्लू लिटमस को हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम ब्लू लिटमस को लेते हैं तो ब्लू को दोनों में डालोगे तो उसका तो कलर चेंज ही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, आंसर बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। आपको पता होना चाहिए फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे पानी को बॉयल किया, वाटर वेपर बन गया, पर ना तो पानी ही ना कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हुआ, तो ये फिजिकल चेंज नहीं है, सॉरी ये फिजिकल चेंज ही है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, आइस से वाटर बन गया तो ये भी तो फिजिकल चेंज ही है। हमें बताना है कौन सा फिजिकल नहीं है, मतलब हमें बताना है केमिकल कौन सा है। तो पहला केमिकल नहीं है, सेकंड भी केमिकल नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को पानी में डाला तो ये फिजिकल चेंज ही तो हुआ। नेक्स्ट, कंबशन ऑफ LPG, जब LPG को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, गैसेज रिलीज होती है नई नई, तो एक केमिकल चेंज हुआ क्योंकि नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी पार्ट, आंसर बिल्कुल ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो NH3 है, अगर हम रिएक्शन को देखें तो क्या क्या दिया हुआ है, NH3 + O2 गिव्स NO + वाटर, हमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अब देखो N पहले H के साथ था, बाद में NO के साथ हो गया,
मतलब डिस्प्लेस हो गया ना, तो ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक पार्ट तो हमें समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आंसर है। सेकंड, कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यहाँ तो दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन तो नहीं है। रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जब हम ऑक्सीजन देते हैं किसी रिएक्शन को, मतलब जब एक सब्सटेंस रिड्यूस हो, एक ऑक्सीडाइज हो। एन के पास पहले एच था, बाद में एन के पास एच नहीं है, एन के पास ओ है ना, तो एन के पास पहले एच था, अब एच नहीं है। एच चले जाने को हम रिडक्शन बोलते हैं, और रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये रिडक्शन कौन सा हो गया, रिडॉक्स। तो दो आंसर्स ठीक हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो ऑप्शंस के हिसाब से हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब आप लाइफ में बैलेंस्ड होते हो तो चीज़ें इक्वल लेवल पे होती हैं। अब उसने कहा है कौन सा ठीक है अनबैलेंस्ड के लिए। बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही एटम्स होंगे प्रोडक्ट्स में, मतलब ना ही ज़्यादा होंगे ना ही कम होंगे। पर अनबैलेंस्ड में क्या होगा, उल्टा होगा, या तो रिएक्टेंट्स में ज़्यादा होंगे या प्रोडक्ट्स में एटम्स ज़्यादा होंगे। तो उसने कहा है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो बैलेंस में होगी ना, उसने तो कहा है अनबैलेंस्ड है। नंबर ऑफ एटम्स इज लेस ऑन द लेफ्ट साइड, हो सकता है। नंबर ऑफ एटम्स इज मोर ऑन द राइट साइड, ये भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन डिनोट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें एक ए बी हो और फिर सी डी हो, और ए अपना बॉन्ड बना ले डी के साथ और सी बॉन्ड बना ले बी के साथ। इस रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन कोई रिएक्शन ही नहीं है, दूसरी कॉम्बिनेशन है, थर्ड रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि देखो आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। आप समझो ए किसके साथ आया था, सी के साथ, बी किसके साथ आया था, डी के साथ, पर ए किसके साथ गया, डी के साथ, बी किसके साथ गया, सी के साथ, पार्टनर्स एक्सचेंज हो गई ना, उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट या आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली रिएक्शन देखो पीबी प्लस CuCl। अब यार ये तो गलत है ना, पीबी तो अकेला है, यहाँ पे तो दो पार्टीज होनी चाहिए एक्सचेंज करने के लिए, तो पहला गलत है। दूसरा बिल्कुल ठीक है, दूसरा ठीक कैसे है, Na2SO4 मतलब NaSO4 के साथ आया था, BaCl2 BaCl के साथ आया था, पर अब BaSO4 के साथ गया है, तो पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए, तो सेकंड पार्ट ठीक है, थर्ड पार्ट गलत है, फोर्थ देखो फोर्थ भी गलत है, ऑक्सीजन तो अकेला आया ना, तो आंसर होगा ठीक सिर्फ बी पार्ट, सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, ऑक्सीजन गैस को ऐसे प्रिपेयर करते हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप ध्यान से देखो, एक सब्सटेंस था उसको हीट किया है, वो दो में ब्रेक डाउन हो गया है, मतलब एक से दो बने हैं, तो उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। मैं आपको बताती हूँ, जब ऐसा होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताऊँ, तो जब ए और बी मिलके सी बनाते हैं तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, सी टूट के ए प्लस बी बनाता है तो इसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है, एक से दो बन रहे हैं, तो ये रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और आप देखो इसमें आप हीट दे रहे हो, जब आप हीट देते हो तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब हीट रिलीज होती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो हीट देनी पड़ रही है इस केस में, तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया, एंडोथर्मिक, ए पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है जब एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट इज फॉर्म्ड, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट पार्ट ठीक है। रिएक्शन अकर्स बिटवीन एसिड एंड बेस, ये भी ठीक है। रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर लेगा। रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, ये तो कोई तुक्की नहीं बनता, एसिड और बेसिस दोनों रिएक्टेंट्स हम गैसियस स्टेट में थोड़ी लेते हैं, तो डी पार्ट इसका आंसर है। 10th क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है पानी का टूटना। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी पास करना, ऑफ वाटर मतलब पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करना, तो वो ब्रेक होता है इनटू H2 एंड O2। और अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, बैलेंसिंग अगर आपने सीखी है तो ये आता है। अब उसने कहा रेशो क्या होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अगर हाइड्रोजन के आगे 2 है तो ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है 2:1। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्या आंसर होगा, 2:1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज, कंबशन रिएक्शंस, देखो एक रिएक्शंस होती है जिसमें हम हीट देते हैं, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है आप हीट दे भी रहे हो और रिलीज भी हो रही है, तो हम ये देखेंगे कि ज़्यादा रिलीज हो रही है या ज़्यादा हम दे रहे हैं। जैसे अगर हम कंबशन रिएक्शंस की बात करें तो अगर किसी भी चीज़ को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें ज़्यादा हीट रिलीज होती है, आप दे भी रहे हो पर ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो जब रिलीज ज़्यादा है तो रिएक्शन कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। तो दे आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद एमोनियम सल्फेट। अब हमारे पास क्या है, एक बेरियम क्लोराइड है और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एमोनियम सल्फेट के साथ, एमोनियम सल्फेट। अगर हम एमोनियम की बात करें तो उसकी वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की होती है 2। आगे देखो, उसके बाद का है रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इस रिएक्शन के होने के बाद हमें फॉर्म क्या हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो BaCl के साथ आया था, NHSO4 के साथ आया था, अब जाएगा BaSO4 के साथ और NH जाएगा, NH4 जाएगा Cl के साथ। समझ आ गया? सिंपल था। A आया B के साथ था, C आया D के साथ था, बाद में पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए। कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आपको एक बात याद रखनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑलवेज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था वो क्या फॉर्म हुआ था, बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ था या एमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ था। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा आज का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन। तो सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। किसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है? मतलब एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस, स्टोर करने में कौन सी रिएक्शन हो रही है? कोई भी नहीं। लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, एयर को लिक्विड में चेंज करना, कोई रिएक्शन नहीं है। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन अ ओपन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, जब हम वायर को हीट कर रहे हैं तो ज़रूर उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। जब नया सब्सटेंस फॉर्म होगा तो ज़रूर उसमें कोई केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो डी पार्ट ठीक था। 14th क्वेश्चन, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वियस लेड नाइट्रेट a yellow precipitate of lead iodide is formed. Okay. एक और चीज़ भी फॉर्म हो रही होगी, KNO3। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है क्योंकि सोच के देखो, K I के साथ आया था, PbNO3 के साथ आया था, Pb तो I के साथ चला गया तो K बच गया था और NO3 बच गया था। अब उसने कहा है अगर आपके पास लैब में लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे, किसको यूज़ करोगे लेड नाइट्रेट की जगह? अब हमें पता है कि लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और तो कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा या नहीं करेगा हमें नहीं पता। तो लेड आयोडाइड 100% प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। इसका मतलब अब लेड नाइट्रेट की जगह हम जो यूज़ करेंगे वो भी लेड का कोई होना चाहिए। तो ऑप्शंस में आपके पास दो हैं, या तो लेड सल्फेट यूज़ करो या लेड एसीटेट यूज़ करो। अब लेड सल्फेट के साथ ना एक प्रॉब्लम है, उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इनसॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल का मतलब क्या है? जो चीज़ पानी में घुल ही नहीं रही है वो पानी में आयंस नहीं देगी। इसका मतलब अगर लेड सल्फेट पानी में आयंस नहीं देगा, देखो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, के अपने आयंस हैं, आई के आयंस हैं, पीबी के आयंस है, NO3 के आयंस है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। के बॉन्ड बना रहा है NO3 के आयंस के साथ, पीबी बॉन्ड बना रहा है आई के आयंस के साथ। पर आयंस रिलीज कब होते हैं? जब वो पानी में घुल जाता है अच्छे से। अब प्रॉब्लम लेड सल्फेट के साथ ये है कि वो पानी में घुलेगा नहीं। जो चीज़ पानी में घुलेगी नहीं वो पानी में आयंस नहीं देगी। जो चीज़ पानी में आयंस ही नहीं देगी तो ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी? तो हम लेड सल्फेट को नहीं ले सकते क्योंकि वो क्या है? इनसॉल्यूबल। आयंस नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, कोई प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा। तो हम यूज़ कर सकते हैं लेड एसीटेट को, जो कि है हमारा सेकंड ऑप्शन, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी पार्ट के बाद है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 15। In which of the chemical reaction the abbreviation represent the correct state of reactants and products involved in the reaction? मतलब कौन सी केमिकल रिएक्शन में एब्रीविएशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है करेक्ट स्टेट को ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं गैसियस स्टेट में,
पर दोनों जब मिलते हैं तो फॉर्म करते हैं वाटर, जो कि किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, हम ब्रश को ढूंढते हैं, अगर मुझे ब्रश मिलता है तो चलो मैं आपको ब्रश के बिना ही बता देती हूँ। अगर आपको समझ आ गया है तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन किस में है, गैसियस में, तो वाटर किस में फॉर्म होगा, लिक्विड स्टेट में। इसका ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर इसका सी पार्ट है, आप चेक भी कर सकते हो। बाकी सब हमने क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए। तो आपने देखा हमने विद इन 15 मिनट्स हमने इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो मतलब ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अगर आप 15 मिनट्स की एवरेज लगा कर चलो अपने टर्म 1 के सिलेबस के लिए तो बहुत कम टाइम है। चैप्टर पढ़ो, टाइप करो यूट्यूब पे, किसी भी चैप्टर को सर्च करना है, चैप्टर का नेम स्टडी विद किप्स सर्च करो, पूरा पढ़ो, 1 घंटे का चैप्टर होगा, 15 मिनट्स के एमसीक्यूज होंगे और आप देखोगे कि आपके एग्जाम में मोस्टली एमसीक्यूज इसमें से ही आ रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें ही पढ़ा जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। टिल देन टेक केयर, बाय।